कॉर्पोरेट जिहाद आप मानते हैं वाकई में? बिल्कुल, जितना व्यक्ति पढ़ रहा है वो उतना घातक हो रहा है। देखो, पढ़ने लिखने के बाद उसको नई नई स्किल्स पता चल रही है मैनिपुलेट करने की। आज हिंदू लड़कियों को मैनिपुलेट वो इंटेलेक्चुअल तरीके से कर रहा है। तो वो कर क्यों रहा है? उसके बदले क्या मिल रहा है उसको? रेट लिस्ट आती है ना। अच्छा, ब्राह्मणों की लड़कियों के आपको 18 लाख 20 लाख, क्षत्रिय हो राजपूत हो उसके इतने लाख इतने लाख, और ऐसा दिमाग में डाल दिया है कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको तो ये कन्वर्ट करना। हमारे हिंदुओं के बच्चों की अगर उंगली कट जाए तो माँ बाप पागल हो जाते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके चलो, उसको खून निकल गया, बह गया, और वो 5 साल की उम्र में उंगली कट गई, ये कट गई, सामने वो बकरे कटते हुए देख रहा है। कि इस्लाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि किसी को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करके लाओ। तो अगर ऐसा नहीं कहता तो ये जो पढ़ रहे हैं सारे इस्लाम भारत के अंदर, ये कौन सा इस्लाम पढ़ रहे हैं? आपके सारे गिरोह में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलता जो ये बोले कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? डॉक्टर बन रहा है तो वो मेडिकल जिहाद कर रहा है, और आईटी सेक्टर में जा रहा है तो वो कॉर्पोरेट जिहाद कर रहा है। तो पढ़ा लिखा होना इसकी गारंटी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि आतंकवादी इंसान इसलिए बनता है क्योंकि वो अनपढ़ है या पैसों की जरूरत है, उसको गरीब है, वो अपनी मर्जी से बनता है। आप देखो कोई ऐसा आतंकवादी हमारे देश में हुआ हो जिसको लॉयर ना मिला हो? सबको मिल जाता है। बिनीदा खान का केस है, तुरंत लॉयर मिल गया। इनको कैसे लॉयर मिल जाता है? कैसे बिल का पैसा इकट्ठा हो जाता है की बारी? मुसलमान अपने क्षेत्र में जो है रहता है उसको मैंडेटरी है कि 50-60% उसको डोनेट करना है अपनी लोकल मस्जिद में। और जो डोनेशन आता है वो डोनेशन ऐसी परिस्थितियों में अपनी मजहब के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए काम आता है। लेंसकार्ट का जो मालिक है पीयूष बंसल, उसको क्या नहीं पता था कि वो गाइडलाइन बन रही है? क्या वो अवेयर नहीं था? क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था कि गलती से एंटर दब गया या स्पेस हो गया? अच्छा, एयर इंडिया की आप गाइडलाइन पढ़ोगे तो उन्होंने चार्ट में जो बनाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हम मंगलसूत्र अलाउड नहीं करेंगे, हम कलावा अलाउड नहीं करेंगे, पैर पे पहनने वाले जो धागे होते हैं वो अलाउड नहीं करेंगे, सिंदूर अलाउड नहीं करेंगे, और चूड़ा अलाउड नहीं करेंगे। देखो, उनकी गाइडलाइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो हिजाब जो है वो भी अलाउड नहीं करेंगे। क्रिश्चियनिटी को देख लो, इस्लाम को देख लो, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वर्ट। ये कैसा, मतलब आप जो बोलते हो कि सारे धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम मिलके रहे, बात अच्छे तरीके से रहे, वो कैसे पॉसिबल है ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे आपके सामने वाले आपको कन्वर्ट करने के पीछे पड़े? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉर्पोरेट जिहाद जिस तरीके से सामने आया वो हर किसी ने देखा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट जिहाद भी सामने आ गया। हर तरीके का जिहाद आपने देखा होगा, हर किस्म का जिहाद आपने देखा होगा, लेकिन अब जिस तरीके से कॉर्पोरेट जिहाद आया उसके बारे में तो फिर अब दुनिया भी चर्चा कर रही है। खास करके बात करें टीसीएस की, जो कि टाटा की कंपनी है, उसके बाद बात करें लेंसकार्ट की, तो लेंसकार्ट में जिस तरीके से गाइडलाइंस थी कि वहां पे सिंदूर, बिंदी और रक्षा पहन के आना मना था, लेकिन हिजाब के लिए कुछ नहीं था, हिजाब की रोक नहीं थी। लेकिन अब एयर इंडिया का भी ऐसा गाइडलाइंस आ गया है जिसके बाद लोग चौंक गए हैं कि एयर इंडिया का भी गाइडलाइंस आने के बाद उसमें जिक्र किया गया है कि आप सिंदूर, टिकली, रक्षा और साथ ही साथ अगर आपकी शादी हुई है, आप लड़की हैं, तो आप मंगलसूत्र भी नहीं पहन सकती। तो इस तरीके का जो ये गाइडलाइंस टाटा एयर इंडिया का आया हुआ है, और टीसीएस भी जो है वो टाटा की ही कंपनी है। तो क्या हो गया है टाटा को? ये रतन टाटा के जाने के बाद किस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सार्थक भगत जी जुड़े हुए हैं, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और काफी एक्टिव रहते हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करते हैं। तो सार्थक भगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहोगे? ये टाटा कंपनी को क्या हो गया यार? टीसीएस की बात हमने किया, टीसीएस जिहाद सामने आया था। हालांकि निदा खान जो है फरार चल रही है, प्रेग्नेंट बता रही थी पहले अपने आप को, अब वो फरार चल रही है, भाग फिर रही है, लेकिन अब दूसरा एयर इंडिया का भी यही आ गया। क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो आप एनएमएफ का और सुमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, आमंत्रित देने के लिए। देखिए, आप ये समझिए कि ये प्रेगनेंसी कहाँ से आ जाती है। सफूरा जरगर के साथ आपको याद होगा, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, प्रेग्नेंट, निदा खान प्रेग्नेंट। आप ये समझिए कि जिहाद जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में फैलता जा रहा है, और जितना व्यक्ति पढ़ रहा है उतना ज्यादा वो घातक हो रहा है। जब तक वो अनपढ़ है तब तक वो सिर्फ पत्थर चलाना जानता है। जब वो पढ़ रहा है तो इंजीनियर बन रहा है तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड में हेल्प कर रहा है,
कि इससे हम और क्या बना सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो और तरीके से हेल्प कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है तो वो मेडिकल जिहाद कर रहा है, और आईटी सेक्टर में जा रहा है तो वो कॉर्पोरेट जिहाद कर रहा है। तो पढ़ा लिखा होना इसकी गारंटी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि आतंकवादी इंसान इसलिए बनता है क्योंकि वो अनपढ़ है या पैसों की जरूरत है, उसको गरीब है, वो अपनी मर्जी से बनता है। क्या जब ये सब कुछ हो रहा था तो क्या उन लोगों में से किसी को कोई अच्छा वाला मुसलमान नहीं था क्या जो ये बोले कि यार तुम क्या कर रहे हो यार, ये तो बहुत गलत चीज है, आप क्यों ऐसे टीसीएस के अंदर वो हमारा धर्म, क्योंकि जो ऐसा बताया जाता है किताबों में इस्लाम जो कि इस्लाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि किसी को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करके लाओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहता। तो अगर ऐसा नहीं कहता तो ये जो पढ़ रहे हैं सारे इस्लाम भारत के अंदर, ये कौन सा इस्लाम पढ़ रहे हैं कि आपके सारे गिरोह में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलता जो ये बोले कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों कन्वर्ट कर रहे हो। हिंदू मेजोरिटी एरिया में तो आपको बहुत सारे मोहम्मद दीपक दिख जाते हैं, ऐसी जगहों पे कोई आपको क्यों नहीं मिलता जो बोले कि यार ये गलत है, क्यों खराब कर रहे हो, नौकरी करने आए नौकरी करो, क्यों ये सब जिहाद की चीजों में पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। और क्या आपको लगता है कि टीसीएस एकमात्र ऐसी कंपनी है? मैं तो कहता हूं टीसीएस एकमात्र ऐसी कंपनी है जिससे उजागर हुई है चीज। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर ये हालत है तो आप ये सोचो कि जो छोटे मोटे कंपनीज चल रही है, हमारे गुड़गांव नोएडा में इतना सारा हब है, वहां पे क्या हालत होती होगी। कौन है इसकी रोक टोक करने वाला, कौन देख रहा है कि ये क्या है क्या नहीं, किसी को नहीं। आधे से ज्यादा डर के मारे नहीं बोलते होंगे, नौकरी चली जाएगी वो चले जाएगा। ये सबके ऑफिस में ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम बंदा फेस कर रहा है। अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ओपन कर दोगे तो आपको कमेंट्स में लोग कमेंट कर देंगे, बता देंगे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये गारंटी नहीं है कि आप पढ़ लिख लोगे तो आप अच्छे वाले देशभक्त और अपने काम से काम। आपने कभी देखा है कि हिंदू मेजोरिटी एरिया में या हिंदुओं को कभी जरूरत पड़ी हो कि वो फोर्सफुल कन्वर्जन करे, या हमारे पेरेंट्स ने हमें ये पेरेंटिंग दी हो? कभी आपने हिंदू मेजोरिटी एरिया में देखा है कि हम बोले कि यार मस्जिद में से लाउड स्पीकर क्यों चल रहा है, आप क्यों ईद पे सड़क पे बैठ रहे हो? कभी नहीं। उनके उसमें क्यों प्रॉब्लम होती है? सनातन धर्म से जो सनातन धर्म है ना, उसके अंदर चाहे आप हिंदूज को देखो, सिखों को देखो, कभी नहीं दिखेगा आपको कि क्योंकि ये चाहता है कि कन्वर्ट हो। गुरुद्वारे में जाते हो आप, कितने हिंदू गुरुद्वारे में आते हैं? क्या गुरुद्वारे में जो सरदार है वो आप हिंदुओं को ये बोलते हैं कि कन्वर्ट हो, फोर्स करते हैं? पंजाबी गाने इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सरदार जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लोग पंजाबी इंडस्ट्री से। लेकिन क्या पंजाबी इंडस्ट्री के किसी ने बोला कि कन्वर्ट हो? वो तो सबसे सॉफ्ट टारगेट है ना, तो वर्च पे ऐसे पॉइंट पे खड़ा हुआ है कि आप उसको थोड़ा समझाओगे तो वो हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये इब्राहिमिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी को देख लो, इस्लाम को देख लो, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वर्ट करना। ये कैसा मतलब, आप जो बोलते हो कि सारे धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम मिलके रहे, बात अच्छे तरीके से रहे, वो कैसे पॉसिबल है ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे आपके सामने वाले आपको कन्वर्ट करने के पीछे पड़े? ये चीज तो उसी जगह पे पॉसिबल है ना जहाँ पे सब अपना अपना धर्म फॉलो करे, सब त्योहार अपने बनाए अच्छे तरीके से, वहां पॉसिबल है कि आप, बट ऐसी जगह पे कैसे पॉसिबल है? जड़ क्या है इसका, कैसे, कहां से? एजुकेशन। क्यों? एजुकेशन है जड़। कैसे? ये मौलवी मौलाना जो है ना, ये जो एजुकेट करते हैं ना इनको, ये जड़ है। अच्छा। हिंदुओं का जो इनका नेटवर्क है वो कितना मजबूत है आप समझना। किसी भी, अभी आप देखोगे तो निदा खान को एडवोकेट मिल गया बढ़िया तरीके से, उमर खालिद को एडवोकेट मिल गया, क्या अच्छे खासे पे आउट वाले, करोड़ों रुपए देना पड़ रहा है दिन का, तो देंगे। क्या है उमर खालिद, क्या बैकग्राउंड है उसका, क्या अमीर बाप का औलाद है, कोई बहुत अच्छी इनकम है उसकी? शर्जील इमाम कौन है, क्या है उसकी औकात है क्या कुछ? कैसे बेल मिल गई, कैसे निदा खान को तुरंत एडवोकेट मिल गया? इसका रीजन है कि जो हम लोग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसका पैसा जो है वो हलाल बोर्ड को जाता है, जमात उलेमा हिंद जो सर्टिफिकेशन देता है, वो सर्टिफिकेशन का जो पैसा है मुसलमान अपने क्षेत्र में जो है रहता है उसको मैंडेटरी है कि 50-60% उसको डोनेट करना है अपनी लोकल मस्जिद में। और वो जो पैसा डोनेट करता है वो अपने समाज के लोगों को जब जरूरत पड़ती है, आप देखो कोई ऐसा आतंकवादी हमारे देश में हुआ हो जिसको लॉयर ना मिला हो, सबको मिल जाता है, किसी को मिला। कोई ऐसा केस नहीं हुआ हो जहाँ पे, अभी निदा खान का केस है, तुरंत लॉयर मिल गया। बिल्कुल। इनको कैसे लॉयर मिल जाता है, कैसे बिल का पैसा इकट्ठा हो जाता है एक ही बारी में, कैसे ईरान के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता है एक ही बारी में? क्योंकि इनको पता है कि हमको इतनी मात्रा में तो डोनेट करना ही है, और जो डोनेशन आता है वो डोनेशन ऐसी परिस्थितियों में लोगों को फाइनेंशियली हेल्प, लोगों को नहीं, अपनी मजहब के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए काम आता है। मैटर ये नहीं करता कि वो सही है या गलत है, मैटर ये करता है कि वो हमारे कौम का है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो मौलाना लोग हैं ना, इन्होंने एजुकेट किया हुआ है इनको ऐसा। जो मुसलमान थोड़ा सा पढ़ लेता है या लिबरल हो जाता है, वो वैसे चुप हो जाता है कि समाज के खिलाफ कैसे बोले,
कितने मुसलमान जो है महिलाएं हैं जिनको पता है कि 3 तलाक कितनी खतरनाक चीज है, जिनको पता है कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, इनके मजहब के लोग, क्या उनको हरासमेंट नहीं झेलना पड़ता? कितनी महिलाएं ऐसी है जो चाहती है कि वो भी आजाद रहे, वो भी खुलकर अपनी तरीके से पहने, अपनी तरीके से, क्योंकि जो जो पढ़ रहा है, जो एजुकेट हो रहा है, उसके लिए तो उसका माइंड ब्रॉड हो रहा है, वो कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। जो कॉलेज जा रहा है, जो पीएचडी कर रहा है, जो कॉर्पोरेट में जो अच्छी जगह पे जा, वो उनमें से कुछ लोगों का माइंड ओपन होता है, बट वो चाहकर नहीं खिलाफ बोल पाते। तभी तो आपने देखा होगा कि कभी भी मुसलमान अच्छा वाला भी जो थोड़ा बहुत होता है, वो अपने लोगों के खिलाफ नहीं बोल पाता, क्योंकि फतवे जारी हो जाएंगे, बहिष्कार हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने ऐसी एक सिस्टम बना रखा है कि जहां पे आपको मैटर ये नहीं करता कि गलत क्या है सही क्या है, मैटर ये करता है कि वो हमारी कम्युनिटी का है। जब तक आप अपनी, हमारे लोग जो है, क्या हमने कभी बोला कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर गलत कर दे तो सब खड़े हो जाते हैं खुलकर कि इसको फांसी दो? बिल्कुल। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, किसी ने तो नहीं बोला कि विकास दुबे को क्यों मारा? कितने आप एनकाउंटर जो बोलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनकाउंटर होते हैं उसमें मुसलमान, अरे आप डेटा निकाल के देखो, 20 राजपूत 18 ब्राह्मण, ये भी तो मरे हैं। बिल्कुल। हमने तो नहीं बोला यादव लोग मरे हैं। जो व्यक्ति गलत है, जो एनकाउंटर करने लायक है, जो समाज में गलत काम कर रहा है, वो उस पर जो एक्शन उसके खिलाफ होना चाहिए वो होना चाहिए। क्या आज हम ये बोलते हैं कि किस बंदे ने रेप किया है तो हिंदू है, ये तो इस समाज का, इसको फांसी मत दो? बिल्कुल दो, खुले में बोलते हैं जो गलत है वो दो। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पे ये होता है कि जैसी नाम के पीछे खान या कुछ लग जाता है तो उनका विक्टिम कार्ड चालू हो जाता है, और वो उसको कैसे घुमा देते हैं कि ये मुसलमानों पे अत्याचार है। नहीं तो ये जो चल रहा है, जो जिहाद चल रहा है, आपने कई तरीके का जिहाद देखा होगा। बिल्कुल। और सर्वश्रेष्ठ जिहाद जो होता है वो सब सारी लगातार होते रहता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ में थूक जिहाद भी आता है, इनका लैंड जिहाद भी आता है, और लव जिहाद भी आता है। लेकिन कॉर्पोरेट जिहाद आप मानते हैं वाकई में कॉर्पोरेट जिहाद देखो आप, मैंने आपको क्या बोला, जितना व्यक्ति पढ़ रहा है वो उतना घातक हो रहा है। देखो पढ़ने लिखने के बाद उसको नई नई स्किल्स पता चल रही है मैनिपुलेट करने की। अच्छा। आज हिंदू लड़कियों को मैनिपुलेट वो इंटेलेक्चुअल तरीके से कर रहा है। नहीं तो वो कर क्यों रहा है? उसके बदले क्या मिल रहा है उसको? उस रेट लिस्ट आती है ना। अच्छा। ब्राह्मणों की लड़कियों के आपको 18 लाख 20 लाख, क्षत्रिय हो राजपूत हो उसके इतने लाख उतने लाख, और ऐसा दिमाग में डाल दिया है कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको तो ये कन्वर्ट करना है। हिंदू लड़कियां क्या सिख नहीं हो रही? जो दलितों की राजनीति लोग करते हैं कि दलित लड़की, इनमें दलित लड़की नहीं थी जिनके साथ रैकेट में जो फंसी है टीसीएस में, दलित लड़कियां थी ना। दलित की आवाज उठाने तो कोई नहीं आया। दलितों के जो मसीहा बनते हैं, वो जब विक्टिम जो होता है दलित और एक्यूज मुसलमान होता है तो डर क्यों जाते हैं ये लोग? क्या जो ये भाईचारा आ जाता है, जय भीम जय मीम। तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे? और इनकी मानसिकता ऐसी इसलिए है, आपने कितनी मुस्लिम महिलाओं को देखा कॉर्पोरेट फील्ड में, कितनी महिलाओं को ये निकलने देते हैं, और वो तो अगर निकलती भी है तो वो अपनी मजहब की बिल्कुल पक्की होती है। उनके अंदर, हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोग खुद नहीं पढ़ते, हमारे लोगों को खुद नहीं पता। अब 10 साल का मुसलमान का बच्चा 5 टाइम का नमाजी है। बिल्कुल। और हमारे 10 साल के बच्चे को धर्म जात गोत्र कुछ पता ही नहीं होता। छोटा भीम दिखवा लो, डोरेमोन दिखवा लो, ये सब चीजों में वो व्यस्त रहता है जी। अगर आप सामने हमारे हिंदुओं के बच्चों की अगर उंगली कट जाए तो माँ बाप पागल हो जाते हैं। बिल्कुल। उसको हॉस्पिटल लेके चलो, उसको खून निकल गया, बह गया है, और वो 5 साल की उम्र में देख चुका है। उंगली कट गई, ये कट गई, सामने वो बकरे कटते हुए देख रहा है। जिसने बचपन में ही खून देख लिया वो कहाँ डरेगा? नहीं, 5 साल की उम्र में बात कर रहे हैं आप, तो बचपन से ही और खतना। हाँ। अब ऐसी परिस्थिति में आप ये देखो कि कितना, मतलब वो व्यक्ति मजबूत कितना है, अपनी पढ़ रखा है, उसने पढ़ा है। मैं इसमें गलत नहीं बोलता उसको, मैं तो बल्कि उनको अच्छा बोलता हूँ। वो जैसा भी पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं। आपके बोलने का मतलब ये है कि अगर ये अनपढ़ गंवार खतरनाक है, पत्थर फेंक सकते हैं, उनको सिर्फ पत्थर, वो सिर्फ पत्थर फेंक सकते हैं। पढ़ने के बाद और भी खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। देखो ना, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप केस देख लो, मेडिकल जिहाद। हाँ, डॉक्टर जो है वो जिहाद कर रहा है पेशेंट के साथ। आप मैं आपको पूरा समझाता हूँ लव जिहाद का मॉडल कैसे चलता है। जिहाद करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले ये लड़कियों को, देखो मैं आपको क्लियर बता दूं कि हम उन लड़कियों के लिए बिल्कुल भी संतावना नहीं रखते जिन लड़कियों को पता है कि उनका सामने वाला जो उनका प्रेमी है, जिनसे वो प्यार करती है, वो अरबाज है, आसिफ है या फैज है। हम उनके लिए लड़ते हैं जिनको पता है कि उनका पार्टनर जो है वो अक्षय है, सूरज है, सुरेश है। उनके लिए लड़ रहे हैं। जो अपनी मर्जी से गई है ना उस क्षेत्र, उस जगह पे, हमें उनके लिए कोई संतावना नहीं है। अच्छा। कल को चाहे वो फ्रिज में मिले, चाहे फिर वो जैसी भी हालत में मिले, हमको रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता और ना हमको बुरा लगता। क्योंकि आपको आज के समय में इतना लव जिहाद पे आउटरीच होने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है और आप अभी भी जाना चाहते हो तो आप जाओ।
हमें नहीं फर्क पड़ता। हमारी लड़ाई उनके लिए है जिनको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है, जो आज कॉलेजेस में पढ़ने आ रही है लड़कियां, स्कूल से निकल के एकदम चमक धमक देख रही है, उनको सब कुछ एक जैसा लग रहा है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें लग रही है, उनको आगे दिखता है कि कोई बात नहीं, धर्म से तो कुछ होता ही नहीं, धर्म मजहब क्या होता है, हम तो प्यार करते हैं, आप ऐसे फंसाया जाता है। एक बार जब वो प्यार में फंस जाते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, कुछ ऐसी फोटोज वीडियोज को बनाया जाता है जिसके दम पे बाद में अपनी असली चेहरा दिखाया जाता है और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर आप ये देख लो, लव जिहाद के केसेस में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई भी आप जगह देख लो, सब जगह पे खबर पे आपको एक ही तरीका मिलेगा कि ब्लैकमेलिंग के चक्कर में। और आखिरी में कंक्लूड कैसे करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाओ। जिम जिहाद देख लो आप, पिछले आप 1-1.5 महीने के अंदर यूपी के अंदर मिर्जापुर के अंदर पकड़ा गया था। कितनी क्षेत्र में आप देखो जिहाद फंस रही है लड़कियां, क्यों फंस रही है? इसके अंदर देखो, उन लड़कियों को पता है तब वो फंस रही है, और कुछ को नहीं पता है तब वो फंस रही है। तो जिनको नहीं पता है ना, हम उनको बचाना चाहते हैं। अच्छा, ये जो अब जिहाद की बात कर रहे हैं, साथ साथ में जिहाद का जब ये जिक्र हुआ, जब ये मुद्दा उठा, उसके बाद लेंसकार्ट का भी नाम सामने आने लगा। लेंसकार्ट का मुद्दा भी उठ गया कि लेंसकार्ट में जो है वो सिंदूर और तिलक और कलावा जो है वो बैन है, मतलब कि वो नहीं पहन के आ सकते, लेकिन एक तरफ हिजाब पहन के आ सकते हैं। हालांकि उसने अपना अब फिर से वो चेंज कर दिया है रूल। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, टीसीएस की बात सामने आ रही है। अब एक और बात सामने आ गई, एक और खबर सामने आ गई, एयर इंडिया। देखिए, तो एयर इंडिया के गाइडलाइंस जो सामने है उसके बारे में क्या कहोगे? पहले लेंसकार्ट समझिए। हाँ, लेंसकार्ट का जो मालिक है पीयूष बंसल, उसको क्या नहीं पता था कि वो गाइडलाइन बन रही है? बिल्कुल। क्या वो अवेयर नहीं था? बिल्कुल। क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था कि गलती से एंटर दब गया, या स्पेस हो गया, कि वर्ड चेंज हो गया कुछ, या कोई ऐसा फॉल्ट था कि ये कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति की गलती थी? क्या वो पूरा प्रोसेस जो बन रहा था, ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं गया होगा? क्या जब वो क्रिएटिव बन रहे थे तब वो दिख नहीं रहा होगा क्रिएटिव में किस पे क्या विजुअलाइज किया जा रहा है, किसको हटाया? सब कुछ पता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो आज आउटरीच आया और अब बोला जा रहा है वो तो इंटरनल रूल्स थे। अरे इंटरनल भी क्यों थे? फरवरी तक वो लागू था कंपनी में। क्या लेंसकार्ट पहली कंपनी है जिसने ऐसा किया, जो इस तरीके की सेंटीमेंट्स हर्ट करना चाह रही थी? ये आखिरी कंपनी है? नहीं। प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की, हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। बिल्कुल। हमको फर्क ही नहीं पड़ता। आपको मैं रिटर्न में दे रहा हूं, आधे से ज्यादा इस देश की जनता को, हिंदू जनता को पता ही नहीं होगा कि लेंसकार्ट में ये सब हो भी रहे। नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। और उनके लोगों को 7 समुंदर पार क्या होता है वो सब पता होता है। सही बात। उनको पूरा पता है कि उनको ये तक पता होगा कि पैलेस्टीन गाजा के अंदर कैसे कैसे किया, कैसे हमस जो है वो एक तो शांतिपूर्ण एक क्रांतिकारी विंग है, पॉलिटिकल विंग है, कैसे जो है वो यूक्रेन के अंदर जो है, या जो मतलब ये सब कुछ उनको पता है। उनको 7 समुंदर पार की खबरें पता है। लेकिन हमारे देश के लोगों को इतने बड़े ब्रांड ने इतनी बड़ी गाइडलाइन निकाल दी, उसके बारे में पता ही नहीं है। क्या आपको वो लोग मैकडोनल्ड कंपनी का विरोध करने के लिए सड़क पे आ जाएंगे भारत में कि ये तो जूइश कंपनी है? लेकिन हमारे लोगों को उनके सेंटीमेंट्स हर्ट ही नहीं होते, क्योंकि आधे से ज्यादा तो सेकुलर है। बड़ी बड़ी सोसाइटी में रहने वालों को, अपार्टमेंट में रहने वालों को फर्क ही नहीं पड़ता। उनको तो ये बात करने वाले लोग बेरोजगार लगते हैं। उनको लगता है कि हम अनपढ़ गवार हैं। क्यों? क्योंकि वो आग जो है वो आपके घर तक नहीं आई है। आपने कभी हमले नहीं देखे। जाइए आप जरा कश्मीर में, मुर्शिदाबाद जाइए, बंगाल, मालदा जाइए, दिल्ली के सीलमपुर, जहांगीरपुरी जाइए, आप नूह में जाइए, मेवात में जाइए। जो लोग डे टू डे हर दिन ऐसे जी रहे हैं ना कि किसी दिन भी पत्थर पड़ सकते हैं, उनसे पूछो कि ये प्रोपेगेंडा है या नफरत है या क्या है। जिस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई, उन लोगों को क्या पता कि बाढ़ की समस्या क्या होती है? उन लोगों को समस्या नहीं पती, तो उनको लगता है कि क्या हो गया। उनके सेंटीमेंट, उनका क्या उद्देश्य है? बस घूमना फिरना बड़ी लेविश कार्स में बस। और जो ज्ञान देते हैं सेकुलरिज्म का, कोई जर्मनी बैठ के ज्ञान देता है तो कोई लंदन में बैठ के ज्ञान देता है। खुद सेफ है और दूसरों को भाईचारा बताते हैं। तो ये भाईचारे की वीडियो किसी दिन ध्रुव राठी सीलमपुर में बैठ के बनाए ना, किसी दिन बैठ के बनाए, वहां पर अमन शांति की बात समझाए उनको, अमन शांति की बात। हम अमन शांति की बात करते तो करे। लेंसकार्ट ने जो किया वो स्ट्रेटेजिकली था, वो मर्जी से किया हुआ था। क्यों? क्या फायदा उसको ऐसा करने से? उसके अंदर के जो लॉबी में लोग बैठे होंगे, वो उनको उसको लगा होगा कि ये चीज हटाई जाए। उनको देखो, मैं बताता क्या मतलब नहीं मैं आपको समझा दूं क्या बात होती है। सबको पता है कि कॉर्पोरेट के अंदर या किसी भी इस डिपार्टमेंट के अंदर वो मुसलमानों के जो कस्टम्स है उसके छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि वो नौकरी करना छोड़ देगा। अगर
किसी को मैं अगर आप किसी मुसलमान को बोलो कि भाई आप हिजाब नहीं पहन सकते, वो बोलेगा मैं कॉलेज नहीं आऊंगा। देखा होगा कर्नाटक का आपने हिजाब प्रोटेस्ट, कॉलेज नहीं आऊंगा मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, लेकिन मैं इसको नहीं उतारूंगा। तो उनको ये पता था कि भाई हम सरदार की सिख की जो वो पगड़ी है उससे छेड़खानी नहीं कर सकते, और मुसलमानों की इससे नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू का कर सकता है, क्योंकि कल को यार फिर ये रंग बिरंगे वो सिंदूर लगा के ये सब लगा के ये सब पहन के आएंगे, कलावा पहन के आएंगे, 10 चीजें होगी, भाई इसको हटाओ। ये विचारधारा है, मतलब सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट टारगेटिंग है। और आपको मैं बता दूं, आप जरा जो पीयूष बंसल की वाइफ है जो, उनके आप पुराने ट्वीट देख लेना, पक्की वामपंथी है, पक्की वामपंथ, चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिल्कुल एक नंबर की वामपंथ। और इन वामपंथियों का उद्देश्य क्या है? इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर गूदा नहीं है कि ये इस्लाम पर बोल सके। इनके अंदर सिर्फ इतना दम है, ये हिंदू के जो कस्टम्स है उनके साथ छेड़खानी करेंगे। ये जय भीम तो करेंगे, लेकिन जय भीम के विचारों से नहीं जुड़ेंगे। जय भीम के विचारों से भी तो जुड़ो ना। बिल्कुल। क्या बोला था उन्होंने? इस देश का मुसलमान कभी भी इस देश का नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उनके विचार गलत है, तो आप तो लगे पड़े उन्हीं के साथ। तो उनके लिए भी बोलो ना। देखो, मैं ये मानता हूं कि अगर एक कंपनी में गाइडलाइन बन रही है तो वो सबके लिए बराबर बननी चाहिए। ये सेकुलर भारत अगर आप बोलते हो तो सबके लिए बने, एक सिलेक्टिव क्यों बनती है? और आज ये आउटरीच है, आज माफीनामा आ जाएगा, आज पीआर गेम शुरू हो जाएगा, कल को पीयूष बंसल चला जाएगा किसी मंदिर में, अयोध्या में चला जाएगा, कुछ करोड़ों रुपए का दान दे देगा, सोचेगा कि बराबर हो जाएगा, और हो भी जाएगा। आज मीटिंग हुआ तो मीटिंग में वो तिलक लगा के आया, तिलक लगा के आया। हाँ। अभी कल को आपको वो दिखेगा मंदिरों में जाता हुआ, और लोग माफ भी कर देंगे, भूल भी जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं जनता से कहना चाहता हूं, क्या लेंसकार्ट एकमात्र कंपनी है जहां से आपका चश्मा बन रहा है? जब तक लेंसकार्ट नहीं था तब तक क्या चश्मे नहीं बनते थे आपके? मेरा तो चश्मा आप देख लो, आज भी लोकल दुकान से बना हुआ चश्मा है, मेरे एरिया का चश्मे वाला है, आज तक उसी से चश्मा बनवाता हूं। कोई चश्मा नहीं बनवाया मैंने लेंसकार्ट से। क्या अगर आपको चलो ब्रांड पे भी जाना है तो क्या सिर्फ एक ही ब्रांड है लेंसकार्ट जैसा जो चश्मा आपको बना के देगा? बहुत भीड़ है। कल गया था मैं, कल गया देखने के लिए, तमाम भीड़ होगी, लाइन लगी हुई थी वहां पर। और एक चीज मैंने देखा कि वहां पर किसी के हाथ में कलावा नहीं था, जितने भी काम करने वाले वहां पे थे। बातचीत किया उनसे मैं और समझा, तो बोल रहे कि हाँ मैं राजपूत हूँ। मतलब कलावा क्यों नहीं पहन रहे हो? रोका किसी ने, तो उनको भी ऊपर से बोल, उनको भी जॉब जाने की डर है। हाँ, बता नहीं रहे, कैसे करें? बोल रहे नहीं, रोका नहीं, कि अपनी इच्छा से हम नहीं पहन रहे। हर हिंदू पहनता है, लगभग पूजा होता है पहनता ही है, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहना हुआ था। भीड़ लगी हुई थी, लोग खरीद रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे वहां से। तो अब इससे आप क्या समझ रहे हो कि आज ही आप देखो, मैं समाज के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हम सिर्फ त्योहार के जश्न मनाने तक सीमित रह चुके हैं। हमारा सारा पैसा कहाँ लगता है? दिवाली आएगी तो दिवाली की पूजा में कोई नहीं बैठेगा, बस फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे हो जाएंगे। तो हमारी शादी आएगी तो फोटो सेशन के लिए एक अलग बूथ बन जाएगा, जहां पे पूजा चल रहा है, हवन चल रहा है, वहां कोई नहीं बैठेगा। होली आएगी तो दारू, नशा, मीट, मांस ये खुल जाता है, लेकिन होली के लिए कोई ढंग से तो एक्चुअल में त्योहार लगता है। घर वालों का रंग गुलाल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लेकिन वो रातों रात दूर दूर जगह पे पार्टी करते हैं। पैसा खर्च करना हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको इस बता दूं, जागरण कराना हो, कोई कीर्तन कराना हो, बढ़िया बढ़िया झांकियां निकलवानी हो, तो उसमें लोग लाखों रुपए लगा देते हैं। कभी किसी भगवान का जागरण हो रहा है, बढ़िया फैंसी चीजें हो रही है, उन झांकियों वालों को लेके आ जाएंगे। ये वो झांकी वाला खुद गाड़ी में बैठ के सुट्टा पी रहा है, दारू पी रहा है, नशे कर रहा है, उसको इन्होंने कृष्ण बना दिया और महादेव बना के घुमा रहे हैं। इसमें पैसा खर्च करने के लिए लोगों के पास पूरा है। लेकिन अगर उस गली का एक हिंदू व्यक्ति धर्म की रक्षा करते समय जेल चला गया तो उसकी बेल के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे ये लोग? नहीं करता कोई। क्या वो 1 लाख 5 लाख रुपए जो आप लगा रहे हो, क्या वो 5 लाख रुपए किसी हिंदू जो जरूरतमंद है उसके लिए नहीं जरूरत पड़ सकती? क्या आपके आज जो आप दलों को गालियां देते हो, भगवान ना करे कल को आपकी गली के बाहर एक मॉब आ जाए, कौन बचाएगा आपको? जिसके घर पे जरूरत, जिसकी हम जमीन पे रहते हैं, हमें पता है कि जो लोग हमको गाली देते हैं ना, जिस दिन उनको, जब उनका घर परिवार का कोई व्यक्ति फंस जाता है ना, उस दिन वो हमारे साथ, हमारी जरूरत पड़ती है उनको। उन परिवारों को तब जरूरत पड़ती है जिस दिन उन पर आ जाती है, और इनके साथ पूरी कौम खड़ी हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हिंदू जो है उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। वो बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है। उसको लगता है कि उसने पूजा पाठ कर ली सुबह तो उसका धर्म हो गया पूरा। क्या हमारे जो पूर्वज थे, क्या वो पूर्वज जो थे, अगर पूजा पाठ से सब कुछ हो जाता तो उन्होंने शस्त्र क्यों उठाए? क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज, क्यों महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ने लगे, यज्ञ करते रहते? क्यों हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है?
हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी पर हम हमला नहीं करेंगे। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम चलते फिरते को मारेंगे। उसका हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ करेंगे। बिल्कुल। हम अपना जो हमारे जो समाज के लोग हैं उसने स्कैटर्ड क्यों है? क्यों आज लेंसकार्ट का विरोध नहीं हो सकता? क्यों आज लेंसकार्ट में क्यों लेंसकार्ट की कंपनी जो है वो आज क्यों नहीं गिर सकती? क्यों आज उसके शेयर नहीं गिर सकते? क्यों आज लोग उस पर फुटफॉल क्यों नहीं रोक सकते? जिस दिन ये होना शुरू हो गया उस दिन लेंसकार्ट की पॉलिसी बनाने से पहले जो लेंसकार्ट ने बनाई उसको देखकर जितनी कंपनियां चल रही है ना, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं, आप लेंसकार्ट की बात कर रहे हैं लेकिन टाटा भी वही कर रहा है ना। अब टीसीएस की बात करें, उसमें जो टीसीएस जिहाद सामने आ रहा है, और अब एयर इंडिया का भी जो गाइडलाइंस आया, तो टाटा भी तो कमियां हैं। टाटा के अंदर क्या लग रहा है कि रतन टाटा के जाने के बाद कौन चीजें देख रहा है, कौन अंदर घुसा हुआ है, कैसे चीजें हो रही हैं? देखिए, टाटा का तो इतिहास थोड़ा सा अजीब सा ही है। आप तनिष्क ज्वेलर्स वाला वो ऐड आया था, आपने देखा होगा, कैसे पूरा लव जिहाद दिखाया था उन्होंने। मुस्लिम के घरों पे हिंदू लड़की को शादी करके लाना दिखाना, बहुत आउटरेज हुआ था। आज से 5-6 साल पहले की बात है। उसके बाद टाटा का टीसीएस आप देखा ही है, और अब एयर इंडिया। अच्छा, एयर इंडिया की आप गाइडलाइन पढ़ोगे तो उन्होंने चार्ट में जो बनाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हम मंगलसूत्र अलाउड नहीं करेंगे, हम कलावा अलाउड नहीं करेंगे, पैर में पहनने वाले जो धागे होते हैं वो अलाउड नहीं करेंगे, सिंदूर अलाउड नहीं करेंगे, और चूड़ा अलाउड नहीं करेंगे। देखो, उनकी गाइडलाइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो हिजाब जो है वो भी अलाउड नहीं करेंगे। देखिए, मुझे ये फोटो के साथ में लगाया है, फोटो के साथ लगाया हुआ है। अब मुझे बस इतना जानना है, क्योंकि बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो बोलेंगे कि प्रोफेशनलिज्म नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस जो है, जितनी भी मिडिल ईस्ट की जो एयरलाइंस चलती है, वो अपनी एयर होस्टेसेस को हिजाब अलाउ करती है। तो प्रोफेशनलिज्म हिजाब में अफेक्ट नहीं होता क्या? आज तक हम क्यों कॉलोनियल गुलाम हैं? आज तक हमारे लिए प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन जो अमेरिका या जो इंग्लैंड फॉलो कर रहा है वो ही है कि भाई अगर सूट पहन लिया, टाई पहन ली, बूट्स पहन लिए तो वही प्रोफेशनलिज्म है, वही एकदम। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कुर्ता पहनते हैं हर जगह पे, तो क्या वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है? क्या सऊदी अरेबिया के जो शेख है, क्या वो सूट पहनते हैं? अपना जो उनका वो है वो पहनते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन आपकी नजरों में क्या है? क्या है प्रोफेशनलिज्म? प्रोफेशनलिज्म मतलब ये है कि आप सिंदूर नहीं लगा सकते। आपका सिंदूर लगाने से प्रोफेशनलिज्म अफेक्ट हो जाता है क्या? किसी पैसेंजर ने बोल दिया किसी एयरलाइन को कि आपकी एयर होस्टेस तो सिंदूर लगा के आती है इसलिए हम आपकी एयरलाइन में नहीं चढ़ेंगे। आपकी एयर होस्टेस तो जो है भाई चूड़ा पहनती है, आप तो मंगलसूत्र तो दिखता भी नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी गाइडलाइन में वो क्यों है? वो क्या प्रॉब्लम दे रहा है? वो सिक्योरिटी रीजन है, तो सिक्योरिटी रीजन तो हिजाब में भी हो सकता है। सिक्योरिटी रीजन सिंदूर लगाने में कौन सा सिक्योरिटी रीजन आ रहा है आपका? बिल्कुल। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, हिंदू को तो नौकरी कर, बंदा क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा? वो नहीं है। वो एयर इंडिया जो एयर होस्टेज होती हैं, हाँ। उनका तो एक वो होता है ना कि टिप टॉप होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, और बहुत सारे क्राइटेरिया उनमें भी होता है। तो हो सकता है इसी वजह से ना कर रहे हो कि अच्छा, हो सकता है जो उनका लुक है, जो आउटफिट है, उस पर मैच ना कर मतलब अनमैरिड दिखाना बहुत जरूरी है। हो सकता है अट्रैक्टिव दिखाना, हाँ। मतलब उनको मैंने तो कितनी एयर होस्टेस देखी है जो मतलब एज में काफी एजेड होती है बट वो फिर भी वर्क कर रही होती है। आजकल तो कितनी कंपनी ऐसी है जो फिजिकली जो चैलेंज लोग होते हैं उनको नौकरी में रखती है। कितने डेफ जो सुन नहीं सकते उनके लिए भी, उनको भी नौकरी पे रखती है। कंपनीज तो कर रही है ना। आपको एयर होस्टेस का रोल जो है वो हॉस्पिटैलिटी है। आप अच्छे तरीके से बात करें, आपको वो डीलिंग मतलब जो पैसेंजर है उनके साथ आप अच्छे तरीके बिहेव करें, ये आना चाहिए। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कोई पैसेंजर बोल रहा हो कि ये तो मैरिड है, मैं तो इस एयरलाइन में नहीं जाऊंगा क्योंकि एयरलाइन में तो सारी मैरिड एयर होस्टेसेस होती है। ऐसा तो नहीं होता। उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उसको पैसेंजर जो है उसके समय के गेस्ट है एक तरीके से, उनको डील करना आना चाहिए, उनकी सुविधा के लिए जो हो सकता है वो करना आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हाँ यूनिफॉर्म समझ आता है कि आप एक यूनिफॉर्म आपने डिजाइन करी हुई है, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कुछ एयरलाइन जो है वो यूनिफॉर्म वेस्टर्न रखती है, कुछ एयरलाइन जो है वो यूनिफॉर्म में कुछ साड़ी वगैरह भी रखती है। बहुत सारी एयरलाइंस में साड़ी भी है जो उनकी एयर होस्टेस पहनती है। वो यूनिफॉर्म है, वो आपको फॉलो करनी है। लेकिन यूनिफॉर्म के साथ अगर कोई व्यक्ति अपने कस्टम, अपने बिलीफ के साथ जो सिंदूर लगाना चाह रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल। क्या ऐसा प्रोफेशनलिज्म, क्या डेफिनेशन क्या है प्रोफेशनलिज्म? कंट्रोल कौन कर रहा है इनको? कैसे ये चीजें आ रही हैं? क्योंकि जो टाटा कंपनी है वो देशभक्त कंपनी इनको बोलते हैं देश के लिए बहुत कुछ करती है। लेकिन टाटा के अंदर इसे कौन घुसा हुआ है, कौन चीजों को हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है? देखिए, ये तो अंदर के लोग जो उसको, मैं बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको क्या लगता है कि ये सब लोग करने वाले कोई बाहर क्या है वे लोग हैं? क्या ISIS के फिटेड लोग हैं? क्या उन्होंने प्लांट किया हुआ है? आतंकवादियों ने प्लांट किया हुआ है? नहीं, ये हमारी तरह यहीं से उठे हुए लोग हैं जो थोड़ा सा एजुकेशन और थोड़ा सा
पैसा जेब में आने के बाद अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझने लग जाते हैं, एक अलग दर्जे पे अपने आप को मापने लग जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, वो लोग हैं। और इन समस्याओं का सारा समाधान पता है क्या है? आउटरीच। आज आप देखो, आज से पहले कितनी सब कुछ चीजें होती थी लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो हो रही थी। लेकिन आज देखो, बड़ी सी बड़ी कंपनीज को झुकना पड़ता है। आज बड़ी सी बड़ी कंपनीज को अपनी गाइडलाइंस चेंज करनी पड़ती है क्योंकि आउटरीच है। और आज से पहले ये आउटरीच होता था कि ये तो बजरंग दल के लोग हैं भाई, ये तो हिंदू संगठन है जो आउटरीच कर रहे हैं। नहीं, आज आउटरीच युवा करता है जो दल से नहीं जुड़ा हुआ, पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, एजुकेशन ले रहा है, वो आउटरीच करता है क्योंकि उसको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक तो पूरा सिविलाइजेशन खत्म करने की तैयारी है। आज हमारे देश की पहचान किससे है? अगर आज विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, हमारे बाहर से डेलीगेशन आता है या कोई बाहर के क्रिकेटर्स आते हैं, या हमारी पहचान जो बाहर के देशों में बनी हुई है, भारत का कल्चर बहुत अच्छा है। क्या है कल्चर? हमारे भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान भारत के त्योहार है, भारत की पहचान भारत की साड़ियां है, कांचीवरम साड़ी, बनारस साड़ी भारत का त्योहार है, सेलिब्रेट करता है। भारत का खाना है, इंस्ट्रूमेंट है, डांस है, ये है, कस्टम्स है, हमारा ये है भारत की पहचान। और ये सिविलाइजेशन, ये कस्टम्स, ये कल्चर किसका है? हिंदुओं का है। आप एक पल के लिए आंख बंद करो और ये सारी चीजों को हटा दो। अब क्या बचा भारत के पास दिखाने के लिए? और अब क्या पता, और क्या बचा अब विश्व के पास भारत को अलग नजर से देखने के लिए? ये फूल बरसाना, तिलक लगाना गैस्टाने पर, डांस करना, नाच गाना, म्यूजिक, ये सब किसका है? किसकी देन है? कौन है? इसकी नींव किसने रखी है? हमने रखी है। भारत को आज क्यों लोग आज पूरा विश्व जो है वो बड़े बड़े डेलीगेट आके क्यों आज नमस्कार करते हैं? क्यों उनको लगता है कि भारत संस्कृति से जुड़ना जरूरी है? क्योंकि हमारी नींव है। ये भारत की पहचान जब तक है, जब तक ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। जिस दिन ये धर्म यहां से गया, उस दिन इसकी हालत एक आम देश की तरह हो जाएगी, हम अलग नहीं हो पाएंगे। तो भारत के अंदर भारत की पहचान यही सब है। ये एक पन्ने में लिखा हुआ सेकुलर भारत, संविधान की कॉपी भारत की पहचान, उसका अस्तित्व नहीं मिटा सकती। ये डेमोग्राफी चेंज हो सकती है, उसमें चेंज आ सकता है बस। ये देश के उसमें चेंज आ सकता है, राष्ट्र में चेंज नहीं आ सकता। भारत एक देश नहीं है, भारत एक राष्ट्र है। देश बनता है बाउंड्रीज से। आज देश है, उसकी ये बाउंड्री है, ये लोग है, ये देश है। राष्ट्र बनता है विचारों से। नहीं, भारत की पहचान टोपी, बुर्खा कैसे नहीं है? कैसे? हिजाब से नहीं है भारत की पहचान? कैसे? मस्जिद से नहीं है? कैसे? ये सेकुलर भारत में ये सब चीजों के अलाउंस है कि सेकुलर भारत में आप हर धर्म का व्यक्ति जो है वो इसको फॉलो कर सकता है, अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसकी इजाजत देता है हमारा भारत, हमारा संविधान, और हर सरकार देती है। और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति अपने मजहब को फॉलो कर रहा है, एक जैसे नमाज पढ़ रहा है, अपने नमाज क्षेत्र जो उसका मस्जिद का एरिया, नमाज पढ़े, अपने त्योहार बनाए, तब उतना करे जितने में दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब जिस क्षेत्र में दिन में 5 बार नमाज पढ़ रही है, आवाज अजान चल रही है, वहां के लोगों की क्या हालत होती होगी? प्रॉब्लम तब है जब आप जिहाद कर रहे हो, प्रॉब्लम तब है जब आप ब्लास्फेमी कर रहे हो, सर तन से जुदा करने के लिए सड़कों पे आ जा रहे हो। भारत, हमको वहां प्रॉब्लम है। अब एपीजे अब्दुल कलाम को तो याद करते ही नहीं। कितने नेताओं के ऑफिस में आपने एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो देखी? वो जो निकली थी महाराष्ट्र से भी चौड़ी हो रही थी वो लेडी, AMIM वाली, कैसा हराया, जीतते के साथ ही फोटो कैसे टंग गई ओवैसी की, उसमें कैसे टंगी उसकी ऑफिस? भागती फिर रही है, अब भागती हुई फिर रही है, लेकिन मतलब आप मेरी बात समझो कि कैसे फोटो लग गई ओवैसी की। इस देश का मुसलमान तो एपीजे अब्दुल कलाम वाला है ना, जैसा वो बोलता है, तो कलाम साहब की फोटो लगानी चाहिए थी। नहीं, बस इसलिए पूछा था कि ये पहचान नहीं है भारत का। भारत की पहचान नहीं, 1400 साल पुरानी इतिहास के बारे में जिक्र करते, इतने पुराने हैं हम, आप तो ये पहचान नहीं हो सकती? कैसे हो सकता? हमारी इतिहास क्या है? हम कब से? चोला, हम विक्रमादित्य जी के टाइम के हैं। आप देखो एक बार हमारा इतिहास, मुगल आगे चले गए, खिलजी आगे चले गए, अलग अलग आए सब क्लैन आके चले गए। किसी ने क्या किया, कोई दिल्ली सल्तनत संभाली, किसी ने राजस्थान में वो किया, किसी ने महाराष्ट्र में वो किया, सब कुछ रहा, सब कुछ किया, लेकिन आताताई थे, बाहर से घुसपैठिया थे, एक तरीके से अर्बन ओल्ड तरीके के जो घुसपैठिए थे वही तो थे। हमारा सिविलाइजेशन तो नहीं था ना, ये भारत वर्ष जो है वो तो ऐसा नहीं था ना। तो अगर कल को, आप मेरी बात समझो, आज कोई भी क्रिश्चियन कंट्री उठा लो,
आज से क्रिश्चियन कंट्री, कोई कंट्री 50 साल बाद एक इस्लामिक कंट्री बन गई, तो 50 साल बाद आप क्या बोलोगे कि वो एक इस्लामिक कंट्री है? लेकिन जो आज 57 देश इस्लामिक कंट्री बने, पर्शिया था, पर्शिया की क्या पहचान थी? महादेव से जुड़ी हुई जगह है ना। आपने किसी जगह का सिविलाइजेशन खत्म कर दिया तो वो आपका अस्तित्व बना दिया आपने। तो ये कितनी घातक चीज है। भारत की पहचान खत्म हो जाएगी जिस दिन ये बढ़ा। आज वो विपक्ष में है, आज वो डरे हुए है, तो ये हाल है। तो आप सोचो कि जिस दिन भारत 2047 गजवा हिंद मजाक नहीं है। डरे हुए हैं लग रहा है आपको? कहां से लग रहा है? अब एक बात बताओ मुझे बस इतनी बात बताओ आप लोग, अच्छे वाले जो मुसलमान है वो कभी भी सड़कों पे इसलिए क्यों नहीं आते कि ये जो आतंकवादी अल्लाह अकबर बोल के फट रहे हैं ये हमारे मजहब के नहीं है? ये खुलकर ये भीड़ जो नूपुर शर्मा के विरोध के लिए, सरतन से जुदा के लिए सड़कों पे आ जाती है, जो भीड़ मैकडोनल्ड या कोका कोला के ब्रांड का विरोध करने के लिए सड़कों पे आ जाती है, जो खामिनी के मरने पर सड़कों पे आ जाती है, जो प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान हुआ उसके लिए सड़कों पे आ जाती है, जो हिजाब बैन हुआ उसके लिए सड़कों पे आ जाती है, वो भीड़ उस जगह पर आगे क्यों नहीं आती जब आतंकवादी अल्लाह अकबर बोल के फटता है? उस जगह पे आगे आके क्यों नहीं बोलते ये लोग कि भाई ये हमारे मजहब के नहीं है, हम इनको अपना नहीं मानते? एक सच्चा मुसलमान उसको नहीं मानता जो देश, हमारे देश पे अत्याचार कर रहा है, मार रहा है, आतंकवाद फैला रहा है। हम कैसे यकीन करें कि अच्छे और बुरे सब रिलीजन में होते हैं? हमने तो कभी, अगर कोई व्यक्ति हमारे, हम कितने ऐसे केसेस आते हैं जहां पे हिंदू स्पाइस पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तान के हैंडलर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कुछ इनपुट दे रहे होते हैं। हम तो कभी नहीं बोलते कि इसको सपोर्ट करो, हम तो नहीं बोलते कि ये तो बहुत बढ़िया, ये कोई बात नहीं है। देश बोलते हैं ना लोग हमसे कि धर्म बड़ा या देश, हमारा धर्म सिखाता है देश पहले। बिल्कुल। भारत माता की जय। आपको कोई हिंदू आपको भारत का विरोध करता हुआ नजर नहीं आएगा, वंदे मातरम बोलेगा, खुलकर बोलेगा। ये लोग क्यों नहीं करते? सब कुछ मतलब इनकी सहूलियत के हिसाब से कोई चीज हराम और हलाल कैसे हो जाती है? नाच गाना तो इनके लिए हराम है, सब कुछ इनके लिए, मतलब कोई भी चीज हमारे में जो पॉजिटिव वे में है वो इनके लिए सब कुछ उल्टा है, वो हराम है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप ऐसे, एक बात बताओ, अगर चलो इस देश के अंदर जो इस्लामिक, अब आप मेरी बात समझना, अरब कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, दुबई है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उनका वे ऑफ लिविंग देखो आप कितना मॉडर्न है, वो कितने अलग है। वो कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। वहां पे तो इतना बड़ा हिंदू टेम्पल बन गया, बिल्कुल। वहां पे तो दूसरे रिलीजन के लोग भी जाते हैं, काम करते हैं अच्छे तरीके से, मॉडर्न, इतनी बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग है, बड़े बड़े बीचेस, पार्टीज, क्लबिंग, सब कुछ वहां पे चलता है। हर व्यक्ति अपनी विचारधारा का वहां पे रहता है, काम कर पाता है, लेकिन वो अपने मजहब के पक्के हैं, उनको अपना रिलीजन फॉलो करना है, दैट्स इट। लेकिन आप जरा सीरिया में जाओ, आप ईरान में जाओ, वहां पे इस्लाम क्या बढ़ाया जा रहा है? जो ये इन क्षेत्र का इस्लाम है ना, ये पाकिस्तान वाला, बांग्लादेश वाला, भारत वाला, ये एक ये साजिश है। ये जो इनका ऑब्जेक्टिव है, अभी समझो, इनको फीड किया हुआ है। ये फीड बहुत, ये जो फीडिंग है ना, ये बहुत घातक है। अच्छा। अगर ये ढंग से पढ़ाई करे तो इनके ये फीडिंग हट जाएगी। क्यों साउथ, आप मेरी बात समझना, यूएई, इनकी गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया कि जो भी हमारे देश का मुस्लिम जो है, जो यूके की बड़ी बड़ी जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़कर जिहादी बन रहे हैं, हम उनको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। ये नोटिस है, आप पढ़ लेना, गूगल पे डाल के आप डाल देना, यूएई गवर्नमेंट ने जो अपने कंट्री के स्टूडेंट्स को जो यूके में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो सब्सिडीज थी या जो उनको मिलता था, कैंसिल कर दिया। क्या वजह? वजह यही कि वो आतंकवाद बन रहे, उसमें जा रहे। पढ़ना, खुद पढ़ना, जो मेरा क्लेम है वो पढ़ना। और भारत में क्या चल रहा है? भारत में सिंदूर मत लगाओ। यूएई की सरकार, एक इस्लामिक कंट्री, अपने स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप बंद कर देती है कि हम इनको स्कॉलरशिप नहीं देंगे क्योंकि ये यूके में जाके जिहादी बन रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, पढ़ो। तो आज भारत के अंदर ऐसे सरकार कर दे तो वो तो मुसलमान विरोधी हो जाएगी। बिल्कुल। आज भी मुसलमान विरोधी। अभी 2 दिन पहले की खबर, कल और 2 दिन आप इतने सारी देखो एयरपोर्ट के विजुअल्स, हज के लिए गए हैं सारे लोग। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिले उसमें मजहब पूछ के दिया? सबसे ज्यादा ले रहे हैं, सबसे ज्यादा ले रहे। आप वीडियो देखो, 2017 की या 22 की चुनाव की वीडियो में देख रहा था कि एक महिला कह रही थी कि हमको एक घर उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम है घर वाली, उसके थ्रू तहत मिला है। वोट किसको दोगे? अखिलेश यादव जी को। आपके सारे घर ले लिया आपने, सारी सब्सिडी ले ली, उसके बाद भी आप
अखिलेश यादव, सुरक्षा दे दी। क्या सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती है? क्या वो मजहब को देख के मिलती है? सभी को सुरक्षा मिलती है ना। बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर आज भी ऐसी क्या एजुकेशन आपको मिल रही है? आपको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है? आपको कौन फीड कर रहा है कि भाजपा विरोधी है, भाजपा मुसलमान विरोधी है? भाजपा तो भाई हिंदू मुस्लिम करती है। कैसे हिंदू मुस्लिम करती है? भाजपा हिंदू मुस्लिम कैसे करती है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के किसी भी राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिलेक्टिव है? क्या जो सरकारी सुविधा मिल रही है वो सिलेक्टिव है? क्या कभी ऐसा बोला जाता है कि राशन की लाइन में मुसलमान आ रहे हैं तो उनको भगा दो? नहीं। लेकिन आपको तो क्या आपका आधार कार्ड आपके पास है तो आपको क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने नहीं दिया जाता? आपको क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको नहीं लाया जाता? बल्कि आपके तो नाम के इंस्टीट्यूट्स है कितने जो सिर्फ आपको सब्सिडीज देते हैं। कि आपको हद सब्सिडीज नहीं मिल रही? पिछली सरकार से ज्यादा सब्सिडी तो इस सरकार ने दी है। अपनी यूनिवर्सिटी के नाम ली तो फिर एक नाम और सामने आया था, अल्फला। हाँ, अल्फला, जहाँ से आतंकवादी निकल के आए थे। मैं अल्फला यूनिवर्सिटी में 2 दिन गया था। हाँ जब ये हुआ था हाँ हाँ। हम 2 दिन ग्राउंड कवरेज करने के लिए मैं गया था। आप मानोगे नहीं, मेरे होश उड़ गए एक चीज जानकर। वहां के लोकल्स को कि जो वहाँ के लोकल मुस्लिम यूथ है उनके पास घर पे टीवी और फोन है ही नहीं। मैंने बोला कि आपको उनको पता ही नहीं है। तो इन्होंने बोला ना पता होने का रीजन कि हमारे पास कुछ हम देखते नहीं है। तो आप कहाँ देखते हो, क्या पढ़ते हो? हम तो जी सुबह उठते हैं, अपना जो रूटीन है मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं, मदरसे जाते हैं, दैट्स इट। मतलब उनकी एजुकेशन आज के युग में भी वो है जो उस क्षेत्र का मौलवी चाहता है। बिल्कुल। आतंकवादी खिलाफ बोलने नहीं चाह रहे थे। मैं वो कह रहे वो आपको हाँ देखा मैंने, वो कह रहे हैं कि आपको क्या ये तो गोदी मीडिया है। हाँ। ये तो भाजपा बोल रही है कि आतंकवादी है, आप मानते नहीं। अरे आप अल्फला छोड़ दो, चलो वो तो एक छोटा दूर का एक गाँव हो गया, आसपास के चलो नहीं। दिल्ली की वीडियो देखी थी मैंने तो, चांदनी चौक लाल किले की, जहाँ पे वो औरतें कह रही थी ये तो फंसाने की साजिश है। हाँ सही। मुझे बस इतना बताओ आप कि आप गलत को गलत नहीं बोलोगे तो आप कैसे चाहोगे कि हम सबको बराबर लेके चलें? लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं तो इनको अपना बिजनेस करना होता है। हाँ। और बिजनेस करना है तो भारत में रह रहे हैं। भारत की जो आबादी है वो हिंदू आबादी अधिक है, 100 करोड़ लगभग हाँ। हिंदू आबादी है। तो उनको टारगेट क्या 100 करोड़ चाहिए या फिर ये 20 करोड़ चाहिए? क्यों उनके हिसाब से नहीं किया जा रहा है? उन्हीं के लिए जो है ये सारी चीजें बैन की जा रही है, क्या वजह है इनकी? 100 करोड़ सिर्फ नंबर में है। अच्छा। विचारों से 1 करोड़ भी नहीं है। वो 20 करोड़ विचारों से है। अच्छा। हमारे 100 करोड़ होने का कोई फायदा नहीं। ये तो अपने बहुत, चलो आप सिंदूर कह रहे हो, कल को अगर कंपनी ये गाइडलाइन दे दे, जिस तरीके की भारत की हालत है, अगर कंपनी को ये गाइडलाइन दे दे ना कि आप अपने रिलीजन के कॉलम में हिंदू नहीं लिख सकते या आप यहाँ पे त्योहार नहीं मना सकते, दिवाली नहीं मना सकते, तो भी किसी हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, पैसा बन रहा है, नौकरी हो रही है, वो अपने मजहब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपनी नौकरी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो हर कंपनीज के लिए 100 करोड़ हिंदुओं की जो विचार है, उनका सेंटिमेंट है, वो मैटर नहीं करता। 20 करोड़ अफेक्ट नहीं होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो यूनिटी में है, वो एकजुट है, उनका मैसेज एक ही तरीके से जाता है। अगर इस देश के अंदर केरला का मुसलमान के साथ कुछ हुआ तो वो पूरे देश के मुसलमानों को पता रहता है। कभी आपने देखा कि केरला का मुसलमान बिहार के मुसलमान से लड़ रहा है, हे मलयालम बोल? कभी नहीं। तमिल का मुसलमान बोल रहा है, बेट पंजाबी बोल रहा है तू तो तमिल बोल। बंगाली मुसलमान लड़ रहा है, कभी नहीं। एक ही है, उर्दू सबको आती है। लेकिन वो तो इसके बेचारे बने हुए हैं ना। अब आपने देखा होगा एक द वायर की एक खातून है, पत्रकार है, वो आगे सामने से सुबह सुबह एप्पल का बढ़िया टैब ली हुई थी। वो बोल रही थी कि मुसलमान कुछ नहीं करता, मुसलमान सुबह उठ के ब्रश भी नहीं करता, मुसलमान सिर्फ जिहाद करता है। उन्होंने साबित कर रहा है कि मुसलमान ब्रश नहीं करता लेकिन जिहाद करता है। तो उसके पक्ष में भी लोग आ रहे हैं। अब बुरा लग रहा है उनको कि मुसलमानों को जिहादी बोला जा रहा है। हर तरीके से मुसलमान जो है वो जिहाद कर रहा है। देखो, पहले अरफा खानम शेरवानी को बोलो कि आप मस्जिद के अंदर एंट्री तो ले लो। तस्वीर देखी होगी आपने, एंट्री नहीं मिल पाती उनको। अरफा खानम शेरवानी जो है वो हर जगह पे एक ही विक्टिम कार्ड होता है उसका कि मुसलमान खतरे में है। कोई भी ऐसा मुद्दा हो जाए, एक दो तीन नाम बता देता हूँ मैं आपको। राना अयूब हो गई, अरफा खानम हो गई, एक क्लिप कटवा है, मोहम्मद जुबैर हो गया। ये 3-4 लोग हैं जिनका काम क्या है कि ये वेट करते हैं कि कुछ भी ऐसा हो उसमें क्या एंगल देके बचाया जा सके। अच्छा। ये कभी भी आपको नहीं मिलेंगे ये बोलते हुए कि भाई ये गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? बाबा गलत कर रहा है। इस देखो ढोंगी बाबा का पकड़ा गया, पर्दाफाश हुआ। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आज की खबर देख रहे हो आप, यूपी के एक मस्जिद के अंदर एक
महिला के साथ, उसकी बच्ची के साथ रेप किया एक मौलाना ने। आज की खबर है। हवस का मौलवी नहीं बोलते। हवस का मौलवी नहीं बोलते, और ना ये खड़े होते प्लेकार्ड पकड़ के आई अशेम्ड एज अ मुस्लिम। तो आप ये समझो कि वो तो यूनाइट है, वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गवा, पंचर लगाने से लेकर अगर कोई कॉर्पोरेट में भी है, उसको जुम्मे के दिन इकट्ठा होना है तो होना है। जो आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं तो वो आर्थिक रूप से मदद करते हैं, उनकी जो पत्थरबाजी करने में जेल जाते हैं। अच्छा, जो जिस रूप से मदद कर सकता है वो उस रूप से मदद करता है। और अगर ये झूठ लग रहा है, नफरत लग रहा है, तो आपको जितने प्रमाण चाहिए मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। आप किसी भी जगह पे देख लो, ऐसा आपको सब जगह दिख जाएगा। यही कहानी है, यही मॉडस ऑपरेंडी है। आप देखो दिल्ली के तुर्कमान गेट के अंदर पथराव किया इन्होंने पुलिस वालों पे। इस देश का मुसलमान था तो पुलिस वालों पे पत्थर कैसे पड़े? हमने मारा कभी? हम कितने विरोध करते हैं, हम पुलिस से डंडे खा लेते, लेकिन कभी वर्दी पे नहीं जाते, कभी नहीं। कितनी हमको प्रॉब्लम होती है पुलिस वालों से, कितना हमारा वो दिक्कत परेशानी हमारे लिए क्रिएट करते, लेकिन फिर भी वर्दी है, देश के पुलिस वाले हैं, हम नहीं बोलते। उनके लिए कोई मैटर नहीं है, पुलिस वाला है क्या हुआ, काफिर है ना। ये जितने भी लोग जो हितैषी बनते फिरते हैं ना, आप भी काफिर ही हो। आप कोई भी, अभी महाराष्ट्र के अंदर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ था, इस्लाम पार्टी जो है वो, देखा आपने कितनी अच्छी मात्रा में सीटें जीती। ओवैसी की पार्टी 120, वो जहां से वो जीती वो कौन सी जगह थी? वो सारा क्षेत्र आपकी एनसीपी का, शिवसेना वो उद्धव ठाकरे वाली, कांग्रेस, इन सबका गढ़ था। वो तब तक गढ़ था जब तक एएमआईएम उस क्षेत्र में नहीं थी जी। जब एएमआईएम वहां पे आ गई तो उस दिन वो सारा क्षेत्र का मुसलमान एएमआईएम के साथ हो गया। एक इस्लाम पार्टी आई, वो जीत के चली गई। तो आप ये जो पार्टी, जो विपक्ष के जो लोग हैं ना, जिनको राजनीति करनी चाहिए थी डेवलपमेंट पर, पॉवर्टी पर, इन्फ्लेशन पर, एम्प्लॉयमेंट पर, अच्छे मुद्दों पर, देश कैसे आगे बढ़े उस पर, ये राजनीति कर रहे हैं तुष्टीकरण पर। इनको एक मेरी बात समझो, इजराइल गए थे प्रधानमंत्री, इजराइल के पूरे डेलीगेशन जो मंत्रिमंडल था, सांसद लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि हम विरोध करते हैं नेतन्याहू का, लेकिन जो अप्रोच उनकी ईरान के प्रति है उसका विरोध नहीं करते। यानी उनका विपक्ष देश वाली जगह पर उनका विपक्ष नहीं रहता। अगर इजराइल आज किसी देश पे हमला कर रहा है तो उसका विपक्ष उसकी टांग नहीं, उसका हाथ पकड़ के खड़ा है, बिल्कुल, कि हम आपके साथ हैं। इसको बोलते हैं एक अच्छी राजनीति। तो आज इसीलिए इजराइल इतना बड़ा देश है। लोग कहते हैं सबसे पावरफुल देश तो अमेरिका है, सबसे बड़ा पावरफुल देश तो चाइना है, सबसे बड़ा पावरफुल देश इजराइल है। उसका कारण समझो कैसे। इजराइल एक ऐसा देश है जो सारी तरफ से मुसलमान कंट्री से घिरा हुआ है, इस्लामिक कंट्री, और भी इस्लामिक कंट्रीज कौन सी, आपकी शिया मुस्लिम कंट्रीज, सब टैंक बंदूक लेके खड़े हुए। लेबनान घिरा हुआ है, सीरिया ने घिरा हुआ है, फिर आपका जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हमने घिरा हुआ है। एक एक व्यक्ति को वहां पे आर्म चलाने आते हैं, सेल्फ डिफेंस आता है। और कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपनी कंट्री के लिए कभी भी विरोध में नहीं जाता। जिस देश का एक एक नागरिक जिस देश के एक एक नागरिक के अंदर देशभक्ति बसी हुई है, उस देश को विश्व की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और इससे भी बड़ा रीजन समझो, अमेरिका सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है, किसकी वजह से है? जूइश की वजह से। अमेरिका के पास क्या पावर है? इकोनॉमिक पावर है। बिल्कुल। वो इकोनॉमिक पावर किसकी वजह से है? जूइश की वजह से। आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वाली लाइन में चले जाओ, इन सब कंपनी के फाउंडर कौन? जूइश अमेरिकन्स। आप मेटा में चले जाओ, आप स्नैपचैट देख लो, या और भी जितनी भी कंपनीज, आप ब्रांड्स देख लो, जो आपके जो कपड़े हो गए, टेक्नोलॉजी की चीज में चले जाओ, कौन है इनके मालिक? या तो जूइश अमेरिकन या तो जूइश इजरायली। जूइश लोग ही तो चला रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका क्यों इजराइल के साथ एंटी नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में? क्योंकि जूइश लोगों ने बचपन से अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी है, जैसे भारत लड़ता आ रहा है। लेकिन वो जूइश अमेरिका में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जिस दिन इजराइल पे बात आएगी और अमेरिका उनको चुनना पड़ेगा, तो वो अपना इजराइल चुनेंगे, मतलब अपनी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं जाएंगे वो लोग। ये नहीं कि भारत में रहकर ईरान चुनना, भारत पे अभी ईरान हमला कर दे तो ये भारत के साथ खड़े होंगे कश्मीर के मुसलमान और हमारे देश के जो कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं? कभी खड़े नहीं हुए, ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। आज आप देखो कि इकोनॉमी, अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनीज
जो सर्विस प्रोवाइडर हो चाहे गुड्स प्रोवाइडर हो, सब में जूइश लोग हैं। ये जो मेटा का विरोध करते हैं, ये सॉरी, ये जो बोलते हैं कि हम तो जूइश के खिलाफ है, हम तो नेतन्याहू के खिलाफ है, करो फिर मेटा का विरोध। खिलाफ भी किस पे है? जिसके खिलाफ है उसी की डेवलप्ड चीजों पे आप डाल रहे हो। बिल्कुल। छोड़ो फोन, एप्पल क्यों चला रही है अरफत खानुम शेरवानी? एप्पल कंपनी का कौन, किसका फाउंडर कौन? एक जूइश। मेटा कौन चला रहा है? जूइश। आप जो भी चीज कर लो, आप मैंने क्या बोला था एक थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि हलाल और हराम अपनी सहूलियत के हिसाब से है। मैकडोनल्ड का ये हराम है, मैकडोनल्ड के खिलाफ जाएंगे ये, क्योंकि मैकडोनल्ड के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जूइश कंपनी है, बंद करो। अबे तुम जिसके खिलाफ हो, मैकडोनल्ड के खिलाफ हो ना, तो इसको रिकॉर्ड करके तुम जहां डाल रहे हो वो भी तो मेटा की, वो भी तो जूइश की सर्विस है। आप उसके खिलाफ क्यों नहीं हो? सहूलियत के हिसाब से। अच्छा। कब तक नाच गाना हराम है? जब तक अपनी बेटियों की बात आ रही है। गरबा में जाने के लिए तो हराम नहीं है। नहीं है, सही बात। गरबा में तो बड़ी जल्दी चले जाएंगे। मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं जाती गरबा में? क्या उनका मन नहीं करता? अलाउंस नहीं है, अलाउ नहीं करेंगे। आजादी, ये जो लड़कियों को मैनिपुलेट किया जाता है, आजाद, सबसे ज्यादा आजादी हमारे रिलीजन में है, सबसे ज्यादा। बहुत, बिल्कुल। देख लो आप जरा, एक ही तरीके का पहनावा मिलेगा, वही पहनना है आपको हर दिन, 24 घंटे 7 दिन। बिल्कुल। आजादी की बात ये करते हैं, महिलाओं की आजादी। हमारा जो धर्म है ना, हमारा धर्म, जो लोग हमको बोलते हैं कि हिंदू जो है वो तो एंटी वुमेन, जो फेमिनिस्ट आजकल के बन रहे हैं, नए नए फेमिनिस्ट बन रहे हैं, ये ऐसा, और ये कम्युनिस्ट जो है, हिंदू सनातन धर्म जो है वो महिला विरोधी है। ये ब्राह्मण जो है, ये तो उन्होंने तो हिंदू विरोधी है। अगर हम हिंदू विरोधी होते ना, तो माँ ने भगवान शिव को अपने पैरों के नीचे रखा था। अगर हम महिला विरोधी होते ना, तो ये एजुकेशन, ये ज्ञान यहां तक आता ही नहीं कि एक मर्द नीचे लेटा हुआ है। अगर हमने माँ को दर्जा सबसे ऊपर का दिया। हमारे धर्म में माँ, महिला का नाम पहले आता है, राधा कृष्ण, बिल्कुल, सीताराम, गौरी शंकर। हम माता को पूछते हैं, हम माता की योनि को पूछते हैं। हम एक महिला की योनि, एक माता की योनि को पूछते हैं। हमने महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहचान सनातन धर्म है। बिल्कुल। हमारी महिलाएं, रानी लक्ष्मीबाई बच्चे को टांग कर लड़ी, और हमने कभी, ब्राह्मणों ने या कभी भी हमारे धर्म के किसी भी वर्ग के लोगों ने कभी भी उस इतिहास को छुपाने की जरूरत नहीं करी। अगर हम महिला विरोधी होते तो ये इतिहास कभी सामने आता ही नहीं कि अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, हमारे क्यों शिवजी जमीन पे लेटे हुए हैं, हम क्यों एक औरत को ऊपर दिखा रहे हैं, कभी नहीं आता अगर हम महिला विरोधी होते तो। आपने पढ़ा ही नहीं, आप शुरू से ही वामपंथ के चक्कर में पड़ गए। आपने, वामपंथ की भी तो दोगलापन है। भारत के अंदर वामपंथ मुसलमान से डरता है, चाइना के अंदर मुसलमान वामपंथ से डरता है। वामपंथ से डरता है, बिल्कुल। समझो आप, सही बात। केरला के अंदर जो वामपंथ है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा एसडीपीआई के खिलाफ बोलता हुआ, पीएफआई के खिलाफ बोलता हुआ। कम्युनिस्टों की बेटियों के साथ लव जिहाद होकर उनको ट्रांसफर कराया जाता है सऊदी अरेबिया, लेकिन नहीं बोलेंगे। सबसे पहले लव जिहाद का कहां से बात आई, कहां शुरू हुआ लव जिहाद? यूपी बिहार से हुआ, केरला से हुआ। 2009 का आर्टिकल पढ़ो, बिल्कुल। आप केरला हाईकोर्ट का आर्टिकल पढ़ो, क्लियरली उन्होंने लव जिहाद की बात उन्होंने करी 2009 में। लव जिहाद की शुरुआत वहां से हुई, हमारे यहां से नहीं हुई। आप 2017-18 की बात है, जो वहां का आज का मुख्यमंत्री है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी लव जिहाद की, सेंट्रल मिनिस्ट्री को, कि ये सब चीजें चल रही है। एनआईए को रिपोर्ट दी हुई उन्होंने कि लव जिहाद की। पढ़ा है, पढ़ो आप, देखो, मैं भेज दूंगा, मैंने बनाया हुआ इस पे भी बात। तो वहां पर डर के रह रहा है, और चाइना में वहां पे वो शौचालय बना दे रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जिहाद की बात आ रही है, और हमने जो बात किया, जो कॉर्पोरेट जिहाद की बात किया, और एयर इंडिया की बात किया, टीसीएस की तमाम जो बातें की हैं हम लोग, तो ये उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसे टैकल कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी काफी बड़ी संख्या में जो है वो मुसलमान रहते हैं, वहां भी जिहाद होता है, लेकिन उन जिहादियों से कैसे वो वहां पर टैकल कर रहे हैं, कैसे बच रहे हैं, कैसे लोगों को बचा रहे हैं वहां पर? देखिए, सबसे पहली चीज होती है विश्वास। अगर जनता का विश्वास वर्दी पर है, और तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे किसी राज्य में की जनता से पूछ लीजिए आप, क्या उनको अपने क्षेत्र की पुलिस पर विश्वास है? मैं इस पे पुलिस को गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, पुलिस कर्मियों के भी हाथ बंधे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक्शन लेना चाहे, बट वो नहीं ले सकते, ऊपर से ऑर्डर है, जो भी है, सरकार का ऑर्डर है, जो भी है। लेकिन क्या उनकी जनता को विश्वास है? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है। बरेली के अंदर
आई लव प्रॉफिट के पोस्टर लगाए गए, बिल्कुल। वहां पे पुलिस कर्मियों पर बरेली के बिजनेसमैन वाले, जितने बिजनेस वाली जो समुदाय है पूरा व्यापार वाला, उन्होंने फूल बरसाए। ये विश्वास है वर्दी पर। अच्छा, वर्दी पर विश्वास क्यों है? क्योंकि वर्दी वालों पर बाबा का हाथ है। अच्छा। बाबा ने ये बोल रखा है लॉ एंड ऑर्डर मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। अगर मैं बंगाल में जाके ये बोल रहा हूं कि 2017 से आज तक कोई भी दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो मेरी ये स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो करना है आप करो। बिल्कुल। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रखे हुए उत्तर प्रदेश में। आज कोई ये नहीं कि छुटपुंडिया नेता कॉल करके बोल दे। आज एसपी के पास पावर है, आज डीएम के पास पावर है, बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश का जो शासन है योगी जी का, उनके पास पावर है। और जो पावर है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है आप समझे। क्या सिर्फ मुसलमानों पर एनकाउंटर हो रहा है? हिंदुओं पे भी तो एनकाउंटर हो रहा है। जो गलत कर रहा है, रेप पे कितने आप मैंने इस पे भी बात करी हुई है। उत्तर प्रदेश के केसेस उठा के देख लो आप, जितने रेप करने वाले हैं उनमें कितने हिंदू है जिनको एनकाउंटर किया है, मारा है। ये विश्वास है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हो रही है, मुसलमान भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर उन जो मुसलमान आदमी लोग छेड़खानी कर रहे हैं, भले ही अपने ही समुदाय की महिलाओं के साथ कर रहे हैं, तो योगी जी उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो क्या उस महिला के मन में विश्वास पैदा नहीं होगा? क्या आप देखते होंगे हर दिन तस्वीरें योगी जी के वहां की महिलाएं, मुसलमान महिलाएं आती है अपनी समस्या लेकर, आती है, समस्या सुनते हैं, समाधान देते हैं जी। तो विश्वास है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता को विश्वास है। और लोग जो बोलते हैं ना जाति जाति, एक बात बताओ, आज उत्तर प्रदेश हर राज्य में जातिवाद है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर काफी हद तक जो लोग हैं वो जातिवाद की चीज से हट रहे, क्योंकि उनको ये रहा है कि भाई मैं यादव हूं, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री अगर राजपूत होने के बाद भी अच्छा काम कर रहा है तो मैं दूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा मुख्यमंत्री अगर राजपूत है कोई दिक्कत नहीं। दलितों का वोट आता है, SC ST का वोट आता है, क्योंकि उनकी समस्या का जो समाधान कर रहा है उनको दिखता है। महिला सुरक्षा अगर मिल रही है तो क्या वो जाति के हिसाब से मिल रही है, धर्म के हिसाब से मिल रही है? क्या अगर एक क्षेत्र में, आज देखिए पुलिस की भर्तियां कितनी उत्तर प्रदेश में हुई है, आज जितनी जरूरत नहीं है तो इससे ज्यादा पुलिस है। आप हर चौक चौराहे पे देख लो, 112 की गाड़ियां दौड़ती है हर गली मोहल्ले में। किसी भी महिला के साथ कोई छेड़खानी कर ले तो क्या पुलिस ये पूछती है कि छेड़खानी करने वाले का धर्म और जात क्या है, और जिसके साथ छेड़खानी हुई है वो महिला मुसलमान है या हिंदू है? नहीं, महिला सुरक्षा है, करने वाले का भी डर है, और जो महिला है वो खुलकर जा पाती है। आज योगी जी ने बोला कि जल्दी हम नाइट शिफ्ट भी चालू करेंगे जैसे ऑफिस में। बिल्कुल। ये विश्वास है। और वो विश्वास क्यों है? एक सनातनी मुख्यमंत्री का जो जड़ों से मजबूत है और विचारधारा का पक्का है। अच्छा। माहौल के हिसाब से मुख्यमंत्री सनातनी नहीं बना। माहौल जब नहीं था ना सनातनियों का, जब डंडे पड़ते थे हिंदुओं पर, जब कावड़ियों पर पथराव होता था, उस समय का वो सनातनी है, विचारधारा का पक्का है। आज भी वैसे ही, आज भी वैसा है। आज तक उनकी स्टेटमेंट आप किसी भी इंटरव्यू में देख लो, चाहे आप पॉलिटिकल रैलीज में देख लो, अपना बयान पे अटल है। और जो विचार है वो कोई नफरत फैलाने वाला विचार नहीं है, वो विचार है जो एक सनातन का विचार है। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, लेकिन अगर कोई उपद्रव करेगा, कोई जिहाद करेगा, कोई मारकाट करेगा, आतंक फैलाएगा, उसका इलाज बाबा के पास है बुलडोजर, एनकाउंटर। अब पूरे देश का पहचान बन गया है। आज देखो, आज दूसरे चुनावों, जिस क्षेत्रों में चुनावों में बुलडोजर के नाम से लड़ा जाता है। आज योगी जी की पॉपुलैरिटी का कारण क्या है? आप जाइए साउथ इंडिया में जाइए, आज योगी जी मांगते हैं। आप किसी भी राज्य में जाइए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पे भाजपा चुनाव जीतती है। जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन विधानसभाओं के अंदर योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाता है, उनका रिकॉर्ड देख लो, 80 से 90% वो सीटें जीत के आते हैं। आज बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ तो योगी जी को भेजा, योगी जी के नाम पर ऐसी छवि बनी है कि योगी, बट ये कितना गलत है। वो हरियाणा की बात करें तो स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, चाहे वो बिहार की बात करें। अब बंगाल है, आप बंगाल में भी आप देख लो, रिकॉर्ड कर लो, जिन जिन लोकसभा में वो गए वहां का रिजल्ट देख लेना। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा भाजपा से, योगी जी के नाम पर वोट मिलता है, आपको पता है, लेकिन जब काम वैसा नहीं होता उस राज्य में तो छवि भी तो योगी जी की खराब होती है। बिल्कुल। अगर आज आप बंगाल चुनाव में योगी जी आपके लिए कर रहे हैं मेहनत, कल को अगर बंगाल का मुख्यमंत्री उस तरीके का काम नहीं करेगा तो कौन दुखी होगा? वो वोटर दुखी होगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके वोट दिया। योगी जी अपने क्षेत्र में आश्वासन देके काम, अगर योगी जी ने अपने चुनाव में बोला उत्तर प्रदेश इलेक्शन में
कि ऐसे ऐसा होगा तो वो करेंगे। लेकिन अगर आज वो उत्तराखंड में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, वहां पर आश्वासन देके आ रहे हैं, उसके बाद सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, क्षेत्र के लोग पसंद नहीं कर रहे, नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, बस मोदी योगी के नाम पे वोट दे रहे हैं, इससे अच्छा नहीं होगा। तो भाजपा को सोचने की जरूरत है। जो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, ये एक्सपेरिमेंट आपके साथ विफल हो रहा है। आप उस कद्दावर नेताओं को लेके आओ ऊपर जो आपकी विचारधारा पे अटल रहे। जब आपको पता है कि योगी मॉडल पूरे विश्व में मजबूत है, तो आप योगी मॉडल को हर राज्य में क्यों अपनाना नहीं चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि योगी मॉडल जो है वो हर क्षेत्र में चले? बिल्कुल। योगी मॉडल तभी तो आप समझो ना, 80 सीटें आती है लोकसभा की। बिल्कुल। अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीत गया वो देश जीतता है। अगर आज आपका सबसे बड़े देश का राज्य का मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है, ये बात आपको भी पता है, तो आप इस मॉडल को हर राज्य में अपनाते क्यों नहीं हो? बिल्कुल। क्यों बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो गलत सुनते हैं? क्यों जनता उनके विरोध में रहती है? क्योंकि वो नेता वैसा नहीं है जैसा जनता चाहती है। बिल्कुल। ये चेंज करने की जरूरत है जी। विस्तार से बातचीत किया हमने और सारे विषयों पे बातचीत किया। जनता को भी समझ में आएगा कि किस तरीके से ये कॉर्पोरेट जिहाद फैलाया जा रहा है देश भर के अंदर। जहां से आप जाते हैं, आप भी कई बार उसके शिकार हुए होंगे और कई बार आप आस पड़ोस के लोग जो है उसके शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन आप ही लोग जो है वो अनजाने में उसका जो है सहयोग कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको इससे सीखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। जिस तरीके से सार्थक भगत जी ने समझाया है सारी चीजों को आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। आखिरी में जनता को कुछ कहना चाहते हो तो 1 मिनट के अंदर कुछ बोलना चाहते हो? देखिए, बस मैं इतना कहूंगा, हर जनरेशन, नई यंग जनरेशन को बोलूंगा कि देखो, आप मॉडर्न बनो। मॉडर्नाइजेशन समझ आता है, वेस्टर्नाइजेशन समझ नहीं आता। अपनी रूट्स मत भूलो। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप ये क्यों पहन रहे हो, कपड़े ऐसे क्यों पहन रहे हो, इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हो, या लेकिन ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वेस्टर्नाइज मत बनो। इंग्लिश आपके लिए एक गर्व की बात नहीं होनी चाहिए। अपनी भाषा, चाहे आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी, कर्नाटक से हो तो कन्नड़, अपनी भाषा पे विश्वास रखो, अपने धर्म पर विश्वास रखो, अपनी रूट्स को पहचानो। मॉडर्न बनो, घूमो फिरो, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ, किसी के खिलाफ बोलो मत। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हम अपने लोग अपनी पहचान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ, और पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग शुरुआत से देना शुरू करो। जो तो बच्चे बढ़ रहे हैं, जब आप जिस उम्र में उसको चलना सिखा रहे हो, बोलना सिखा रहे हो, उस समय आप उसको बोलना क्या है, समझना क्या है, पढ़ना क्या है, ये भी सिखाओ। वो बहुत जरूरी है। उनको इतिहास पढ़ाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज का, रानी लक्ष्मीबाई जी का, ये पढ़ाओ। ये जरूरी है, क्योंकि बचपन में अगर बच्चे को आपने जो सिखाया वो सीखेगा। अगर आप 25 साल के आदमी को बोलोगे कि ये नहीं ये है, तो बोलेगा अबे तू मुझे ज्ञान देगा। माँ बाप से विनती करता हूं, हमारे को कोई किसी दल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस देश को किसी संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू अपने आप मजबूत होगा अगर माँ बाप ने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग दे दी तो। ठीक। और साथ ही साथ अपने राय को आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।